हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मननशील रिपोर्ट की इंटर्नशिप फाइल के बारे में। आप चाहे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, दोनों ईयर्स के लिए आप इस डायरी को बना सकते हैं। दोनों ईयर में सेम ही होती है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। डिटेल में हम पूरी डायरी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे संकेतिका, जिसमें आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो स्टेप टू स्टेप पेज नंबर से रिलेटेड सब कुछ आपको सेम टू सेम कॉपी कर देना है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना है। मननशील रिपोर्ट में हम बनाते हैं कि जिस इस विद्यालय में हम इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं वहाँ की हमारी कल्पना क्या है, वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ऐसी हम पहले कल्पना करेंगे। फिर वहाँ जाने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला, कि ऐसी क्या व्यवस्था वहाँ पर रही है, तो वो सब हम इस डायरी में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना। तो यहाँ पर देखिए, स्वच्छ विद्यालय भवन इसका पहला पॉइंट, और विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था, खेलकूद मैदान की व्यवस्था, सहयोगी शिक्षक किस प्रकार के हैं, सहयोगी छात्र किस प्रकार के हैं, क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार है, क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, क्या विद्यालय भवन में बिजली पेयजल की व्यवस्था है। ये सब जो है हम पूर्व कल्पना करेंगे कि क्या ऐसा वहाँ पर होगा। तो ये हमारी पूर्व कल्पना रहेगी। और सेकंड जो पॉइंट रहेगा, वर्तमान स्थिति, यहाँ पर जहाँ पर हमें इंटर्नशिप में जाने के बाद में क्या क्या देखने को मिला, तो वो सब यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन, प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा अध्यापक द्वारा संबोधन, अनुशासन, धार्मिक उत्सव, नैतिक उद्देश्य का साप्ताहिक कालांश, प्रगति अभिलेख, विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है, विद्यालय में कंप्यूटर व इंटरनेट की सुविधा के संबंध में। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड जो पॉइंट है वो मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियाँ व औचित्य क्या रहा, कि मैंने जो कल्पनाएं पहले की थी और बाद में जो मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप के दौरान जाकर के देखा, तो दोनों में क्या डिफरेंस था, तो वो आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है। और जो लास्ट चौथा पॉइंट है उसमें आपको सुझाव देने हैं कि विद्यालय में क्या क्या कमियां हैं, उनके बारे में आपको चौथे पॉइंट में लिखना है। इस तरह से आपको ये सारणी कंप्लीट कर देनी है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, और उससे भी पहले देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको अपनी डायरी कंप्लीट करने के लिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम इसमें लिखेंगे डायरी में, और जो हमने अभी सारणी में भरे हैं वही सब पॉइंट्स हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पेज की। तो फर्स्ट पेज में देखिए, आपको सबसे पहला जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है, विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना, यानी कि विद्यालय में जिस विद्यालय में हमें इंटर्नशिप इसके लिए स्कूल अलॉट हुआ है, उस विद्यालय में जाने से पूर्व वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल सकती है, उनके बारे में हम पूर्व कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है स्वच्छ विद्यालय भवन, और स्वच्छ विद्यालय भवन में आपको लिखना है मेरी पूर्व कल्पना में विद्यालय भवन स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, विद्यालय में भी और विद्यालय के आसपास में भी। विद्यालय परिसर में कचरा डालने के लिए कचरा पात्र होना चाहिए, विद्यालय भवन प्रत्येक कक्षा कक्ष स्वच्छ व अच्छा होना चाहिए, विद्यालय में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो जाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था। तो विद्यालय भवन में पुस्तकालय उचित स्थान पर होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई परेशानी ना हो, यानी कि ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा होता हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, पुस्तकालय में छात्रों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्र वहाँ बैठकर अध्ययन कर सकें, पुस्तकालय में किसी भी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। ये हमारी सब पूर्व कल्पनाएं हैं विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में। थर्ड जो पॉइंट है खेलकूद मैदान का, तो विद्यालय बालकों का शारीरिक विकास के लिए खेलकूद मैदान विद्यालय में आवश्यक होना चाहिए। खेलकूद मैदान साफ सुथरा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी खाली समय में इसका उपयोग सही ढंग से कर सकें। खेलकूद का मैदान विद्यालय परिसर में अर्थात विद्यालय भवन के पास ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर रहेगा तो विद्यार्थियों को आने जाने में दिक्कत रहेगी। तो इस तरह से ये खेल मैदान के बारे में हमारी पूर्व कल्पना है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर सहयोगी शिक्षक के बारे में, वहाँ का जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होना चाहिए, तो वो सब पूर्व कल्पनाएं यहाँ पर है। विद्यालय में सहयोगी शिक्षक होने चाहिए, शिक्षकों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सहयोगी शिक्षक प्रशिक्षित छात्रों की भी सहायता करने वाले होने चाहिए, सहयोगी शिक्षक को विद्यालय में हर काम में सहयोग करना चाहिए, उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। ये हमारी पूर्व कल्पनाएं हैं शिक्षकों के प्रति। अब बात आती है सहयोगी छात्रों के प्रति। तो विद्यालय में सहयोगी शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय में सहयोगी छात्र भी होने चाहिए, सहयोगी छात्रों का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, शिक्षकों के प्रति उनका व्यवहार सम्मानीय होना चाहिए, सहयोगी छात्र एक दूसरे का सहयोग करने वाले होने चाहिए। छठा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर आगे, क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, तो मेरी पूर्व कल्पना में विद्यालय भवन सरकार द्वारा निर्मित होना चाहिए, अर्थात यह एक सार्वजनिक विद्यालय न होकर के
सॉरी मिस्टेक इसने कर दी है यहाँ पर, सार्वजनिक विद्यालय यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा रिमूव कर देना है यहाँ से, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। सभी का समान रूप से अधिकार वहाँ पर रहना चाहिए सार्वजनिक में, जबकि निजी विद्यालय में किसी न किसी एक का अधिकार वहाँ पर रहता है। इससे निजी विद्यालय में अव्यवस्था का खतरा यहाँ पर रहता है, किसी भी विद्यालय के लिए सही नहीं रहता है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस थोड़ा ठीक करके कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में, क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। तो हमारी पूर्व कल्पना के अनुसार विद्यालय भवन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय भवन में न तो कम विद्यार्थी होने चाहिए और न ही अधिक विद्यार्थी होने चाहिए, अर्थात विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त होना चाहिए। ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो बैठने की प्रॉब्लम होगी, और कम स्टूडेंट्स रहेंगे तो फिर स्टाफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टाफ कम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। तो इस तरह से सारा कुछ मैटर जो है वो रहता है। आगे देखिए 8वां पॉइंट जो है, क्या विद्यालय पूर्णतः हवादार है। तो मेरी पूर्व कल्पना के अनुसार विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार होना चाहिए। विद्यालय भवन के आसपास का वातावरण साफ सुथरा व स्वच्छ होना चाहिए। विद्यालय भवन के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे विद्यालय के आसपास का वातावरण शुद्ध हो। विद्यालय भवन में कक्ष में उचित रूप से रोशनदान व खिड़कियां होनी चाहिए। ये सब मेरी पूर्व कल्पनाएं हैं विद्यालय के रोशनदान के हवादार के प्रति, है ना। क्या विद्यालय में बिजली पेयजल की व्यवस्था है। तो विद्यालय में बिजली पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में पीने के लिए स्वच्छ जल की सुविधा होनी चाहिए। पीने के पानी की टंकी की समय समय पर साफ सफाई भी होनी चाहिए। ये सब मेरी बिजली और पेयजल के प्रति पूर्व कल्पनाएं हैं। इतना सब कर देने के बाद, ये सब हमारी पूर्व कल्पनाएं थी। अब हम इंटर्नशिप स्कूल में जाते हैं और वहाँ की जो वर्तमान की स्थिति क्या क्या हमने देखा है वो सब आपको यहाँ पर ऐड करना है। सेकंड पॉइंट में विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन। तो जिस विद्यालय में मुझे इंटर्नशिप मिली है उस विद्यालय की एक यह विशेषता है कि विद्यालय में सूक्ति लेख लिखा होता है। कक्षा में जाते समय सभी विद्यार्थी उन्हें पढ़ते हैं तथा उन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। विद्यालय में कई जगह सूक्तियाँ लिखी गई हैं। ये सूक्तियाँ हिंदी भाषा में लिखी हुई है। ये सूक्तियाँ कई महापुरुषों से संबंधित हैं। इनमें से कुछ सूक्तियाँ पर्यावरण से संबंधित भी है कि पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, पानी को सही ढंग से यूज में लेना चाहिए। तो इस तरह से जो सूक्तियाँ लिखी हुई होती है वो लिखी हुई है। विद्यालय में लिखी हुई कुछ सूक्तियों को आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 को यहाँ पर किया गया है, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दूसरा जो है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस तरह से सूक्तियाँ विद्यालय की दीवारों पर लिखी हुई है। आगे देखिए, इन सभी सूक्तियों का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनसे सभी विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास होता है जो कि समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट में प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाध्यापक द्वारा संबोधन किस प्रकार से किया गया। तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा सभी कक्षाध्यापकों को संबोधित किया जाता है। प्रधानाध्यापक कक्षाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। उनके दिशा निर्देश पर ही कक्षाध्यापक विद्यालयी कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं। संबोधन द्वारा प्रधानाध्यापक कक्षाध्यापकों से संबंध बनाए रखते हैं। प्रधानाध्यापक समय समय पर कक्षाध्यापकों को संबोधित करते हैं। कक्षाध्यापकों को भी अपने विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को संबोधित किया जाता है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा अध्यापक के निर्देशों में अपना कार्य करते हैं, यानी कि जो आपसी जो संबंध होते हैं वो सबके ठीक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अनुशासन का। तो विद्यालय में अनुशासन का बहुत महत्व है। यहाँ सभी विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना होता है। विद्यालय में विद्यार्थी अपने नियत समय पर आते हैं तथा अपना नियमित विद्यालय कार्य समय पर करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक भी अनुशासन का पालन करते हैं। अध्यापक भी समय पर विद्यालय में आते हैं तथा अपने अपने सभी जो कार्य होते हैं वो नियत समय पर पूरे करते हैं। इस विद्यालय में अनुशासन बाहरी न होकर के आंतरिक है। यहाँ के अध्यापक मानते हैं कि बाहरी अनुशासन केवल सीमित समय के लिए होता है, जबकि आंतरिक अनुशासन जीवन पर्यंत के लिए रहता है। इस तरह से आपको लाइंस जो है वो कंप्लीट करनी है, जिनसे विद्यालय समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकता है और समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक उत्सव का। तो विद्यालय में समय समय पर आने वाले धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक उत्सव सभी धर्मों से संबंधित होते हैं। जयंतियाँ वगैरह भी स्कूल में मनाई जाती है जो कि विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक उत्सवों के आयोजन से सभी विद्यार्थियों के मन में सभी धर्मों के प्रति आदर व सम्मान की भावना जागृत होती है। धार्मिक उत्सवों के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी संस्थाओं की समझ का विकास होता है, जिससे वे अपने समाज से जुड़े रहते हैं। प्रगति अभिलेख। तो विद्यालय में प्रगति अभिलेख का बहुत महत्व है।
प्रगति अभिलेख विद्यालय व विद्यार्थी दोनों के संबंध में होता है। प्रगति अभिलेख द्वारा हमें कई जानकारियाँ सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। प्रगति अभिलेख विद्यार्थियों के संबंध में होता है, जिससे हम विद्यार्थी से बहुत सी जानकारियाँ, जैसे विद्यार्थी ने अपने शैक्षिक कार्य में कितनी प्रगति की है, विद्यार्थी को कहाँ समस्या आई है, उसने क्या सीखा, अर्थात प्रगति अभिलेख के द्वारा हम विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जान सकते हैं तथा अध्यापक अभिभावकों को भी बच्चों की विद्यार्थी की प्रगति के बारे में बता सकता है। अगला पॉइंट है विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड। तो विद्यालय में एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से सभी आवश्यक सूचनाएं जो हैं प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच जाती है, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। डिस्प्ले बोर्ड का उपयोग सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। कोई भी आवश्यक जो सूचनाएं होती हैं उनको डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से बता दिया जाता है, ग्राउंड में जो लगा हुआ होता है। अगला पॉइंट है विद्यालय में इंटरनेट व कंप्यूटर की सुविधा। तो विद्यालय में एक कक्ष कंप्यूटर के लिए भी उपलब्ध है, जिसमें लगभग 15-20 कंप्यूटर हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी ज्ञान देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक कालांश कंप्यूटर का होता है, जिससे विद्यार्थी सामान्यतः कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं। और इसमें विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इंटरनेट का प्रयोग शिक्षा से या विद्यालय से संबंधित अनेक कार्यों में किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट है, मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियां व औचित्य, यानी कि जो मैंने पहले कल्पना की थी और जो मैंने बाद में स्कूल में जाकर के देखा तो कितना कुछ मैचेबल लगा या फिर क्या क्या डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिला। तो पहला जो पॉइंट है खेलकूद का मैदान में, तो इस विद्यालय में खेलकूद का मैदान के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, जिसका मुख्य कारण विद्यालय परिसर में आवश्यक जगह का अपर्याप्त होना। इस कारण विद्यालय में विद्यार्थी खेलकूद जैसी समस्त क्रियाओं से वंचित हो रहे हैं। आगे देखिए, इसके अलावा खेल में संबंधित अन्य प्रतिकूल परिस्थितियां निम्न हैं। खेल के साधनों का पर्याप्त होना। विद्यालय में खेल के लिए शिक्षक तो हैं लेकिन जगह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय भवन की नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अपर्याप्तता। यह विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं है। विद्यालय में कक्षों की संख्या का पर्याप्त नहीं होना। विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक है। अभिभावकों का सरकारी विद्यालयों के प्रति रुझान कम है। अच्छी शिक्षा का अभाव होना, क्योंकि विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए कक्ष नहीं है। तो ये जो सभी पॉइंट्स है कि दोस्तों मेरी इंटर्नशिप स्कूल के लिए है, तो आपको अपने हिसाब से मान करके जो अपनी इंटर्नशिप स्कूल में है खुद की में, तो वो सब बातें आपको यहाँ पर मैचेबल रखनी है। सेम टू सेम कॉपी आपको नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने खुद के वर्ड्स इसमें ऐड करने की कोशिश करनी है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, हवादार विद्यालय भवन। तो जैसी मेरी पूर्व कल्पना रही थी विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार होना चाहिए, तो यहाँ पर विद्यालय ठीक वैसा ही पूर्णतः हवादार है। जैसे विद्यालय में पेड़ पौधे हैं, आसपास का वातावरण साफ है, कक्षों में उचित रोशनदान व खिड़कियाँ भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विद्यालय का पुस्तकालय। तो मेरी पूर्व कल्पना के अनुसार विद्यालय पुस्तकालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस स्थिति के निम्न कारण हैं। पुस्तकालय में उचित स्थान का अभाव, विद्यालय में सभी आवश्यक पुस्तकों का अभाव, पुस्तकों का क्रमबद्ध नहीं होना, विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था का अभाव, पुस्तकालय में बिजली की कोई सुविधा नहीं है, पुस्तकालय की स्थिति जर्जर है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स रही है पुस्तकालय को लेकर के वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ की अगर कुछ और सिचुएशंस हैं तो आप उनको यहाँ पर ऐड कर देंगे। आगे देखिए सुधारात्मक सुझाव। तो उक्त परिस्थितियों के लिए विद्यालय में निम्न सुधारात्मक उपाय होने चाहिए। पहला देखिए खेलकूद मैदान हेतु सुझाव। तो ये लास्ट पॉइंट आ गया है, हमने पूरा जो एनालिसिस कर लिया है। लास्ट में हमें क्या क्या सुझाव, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली और उनको किस तरह से सोल्व किया जाना चाहिए, तो वो सभी सुझाव हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो उक्त परिस्थितियों के लिए विद्यालय में निम्न सुधारात्मक उपाय होने चाहिए। तो खेलकूद मैदान के लिए खेलकूद मैदान की उचित व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। आसपास खाली भूमि का उपयोग खेलकूद मैदान के लिए कर सकते हैं। विद्यालय के जो आसपास कुछ भूमि है तो उसको खेल मैदान में ऐड कर सकते हैं, इस तरह का सुझाव दिया गया है। खाली भूमि को साफ करके उपयोग में लेना चाहिए। यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। खेलकूद शिक्षक की नियुक्ति तो है लेकिन खेलकूद के साधन पर्याप्त नहीं है, तो साधनों की भी व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन कक्षों की उचित संख्या के आधार पर करना चाहिए। यदि कक्ष कम है तो विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो विद्यालय में कक्ष उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, यानी कि कक्षों की संख्या में वृद्धि करवाई जानी चाहिए। अभिभावकों को विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताकर आकर्षित करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति रुझान जो कम हो गया है उसको थोड़ा सा ठीक किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना।
विद्यालय में पुस्तकालय हेतु सुझाव, तो पुस्तकालय हेतु विद्यालय में एक उचित स्थान का होना चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव हेतु उचित व्यवस्था का होना चाहिए। आगे देखिए, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पुस्तकें होनी चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था का होना चाहिए, पुस्तकालय में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय की स्थिति जर्जर है तो उसमें अपेक्षित सुधार भी होने चाहिए, पुस्तकालय के लिए विशाल कक्ष होना चाहिए। अतः उपयुक्त सुझावों को अपनाकर विद्यालय की इन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी मननशील रिपोर्ट की फ़ाइल को कंप्लीट कर लेंगे और इससे रिलेटेड सभी फाइल्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके अपनी इंटर्नशिप फाइल्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।